हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ कॉमन गलतियाँ जो लोग करते हैं उनका आईटीआर फाइल करते टाइम। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप इन गलतियों से बच सकते हैं ताकि आपका आईटीआर हो इजीली प्रोसेस और आपका रिफंड आए ऑन टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको किन गलतियों से बचना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे कॉमन गलती जो लोग आईटीआर भरते टाइम करते हैं वो है गलत आईटीआर फॉर्म चूज करना। इंडिया में वेरियस आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। जनरली लोगों के ऊपर आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 एप्लीकेबल होते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स एंड एचएफ के ऊपर मेनली एप्लीकेबल है। अगर आपकी सैलरी इनकम है और 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपके लिए आईटीआर 1 है। वहीं अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और कैपिटल गेन्स है तो आईटीआर 2 आपके लिए एप्लीकेबल है। वहीं अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहे हो तो आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 आपके लिए है। अब गलती क्या होती है? जनरली लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि उनके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है और वो गलत आईटीआर सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे होता क्या है, आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो जाता है और आपको रिटर्न रिवाइज करना पड़ता है। मतलब आपको रिटर्न फिर से फाइल करना पड़ता है और कई केसेस में तो आपको नोटिस भी आ सकती है। तो अब इसे कैसे सही किया जाए? जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो पहले ये एंश्योर हो जाइए कि आपने आपकी सारी इनकम कंसीडर करी है कि नहीं। उन सारी इनकम को कंसीडर करके सबसे पहले ये देखिए कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम के हिसाब से आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। जब आप इंश्योर हो जाए कि ये पर्टिकुलर आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तब आप उस आईटीआर को फाइल करें। इन केस ऑफ कंफ्यूजन आप किसी भी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं या फिर ऑन अ सेफर साइड हमेशा हायर फॉर्म ऑफ आईटीआर आप यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे कॉमन गलती जो लोग आईटीआर भरते टाइम करते हैं वो है फॉर्म 26 एएस या फिर एआईएस से अपनी इनकम मिसमैच। कई बार लोग जो इनकम अर्न करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर इनकम पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो अपने आईटीआर में शो नहीं करते हैं। वो सिर्फ मेजर यानी बड़ी बड़ी इनकम ही आईटीआर में शो करते हैं। उस केस में क्या होता है कि डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आपने वो इनकम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। हर साल फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस में आपकी जिस इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर कुछ आपके मेजर ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ये एक तरह का मास्टर डेटा होता है जो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दी हुई इंफॉर्मेशन इस मास्टर डेटा से मिसमैच करती है तो आपके ऊपर नोटिस जरूर से आ सकता है। अब इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो आपकी जो भी इनकम है आप उसे करेक्टली अपने आईटीआर फॉर्म में रिफ्लेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक से इंटरेस्ट अर्न किया है और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो इंटरेस्ट आपके फॉर्म 26 एएस में दिख रहा है लेकिन आपने उसे आईटीआर में नहीं दिखाया है तो आपको इस केस में नोटिस आ सकता है। अब इससे बचने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जब भी रिटर्न फाइल करें उसके पहले अपना फॉर्म 26 एएस और अपना फॉर्म एआईएस जरूर चेक करें और उसमें दी हुई सारी इनकम को अपने आईटीआर में जरूर से रिफ्लेक्ट करें। फॉर्म 26 एएस और एआईएस से अपनी इनकम क्रॉस चेक करना तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आपके टीडीएस के ज्यादा ट्रांजैक्शंस है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीडीएस की डिटेल्स जो है वो मेंटेन करके रखें ताकि जब भी आप अपना रिटर्न भरने जाए तो आप उस इंफॉर्मेशन से अपने एआईएस और फॉर्म 26 एएस को मैच कर सके। ये पॉइंट स्पेसिफिकली उन लोगों पर एप्लीकेबल होता है जो बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनके केस में टीडीएस का डिडक्शन ज्यादा होता है। तो उनके केस में टीडीएस पेबल और टीडीएस रिसीवेबल की अलग अलग रिपोर्ट होना उन्हें रिटर्न फाइलिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मैं अपना सॉफ्टवेयर का यूज करके टीडीएस रिसीवेबल और टीडीएस पेबल की रिपोर्ट्स एक्सेस करती हूँ। आइए देखते हैं कैसे। मैं सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाती हूँ। इसके डैशबोर्ड में मुझे यहाँ पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखता है। मैं सिंपली उस पर क्लिक करती हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल दो ऑप्शंस दिखते हैं। मुझे अकाउंट रिसीवेबल में टीडीएस रिपोर्ट का ऑप्शन दिखता है जो कि है मेरा टीडीएस रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन। वहीं अकाउंट्स पेएबल में मुझे टीडीएस रिपोर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है
वो है मेरे टीडीएस की लाइबिलिटी, यानी मेरे टीडीएस पेएबल की इंफॉर्मेशन। टीडीएस रिसीवेबल के लिए मैं सिंपली अकाउंट रिसीवेबल वाले टीडीएस रिपोर्ट पर क्लिक करूंगी। ओपन करने के बाद मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मई सिलेक्ट किया। यहाँ पर जिन जिन इनकम पर मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ है और मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है वो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। इससे मैं अपने फॉर्म 26 एएस को और एआईएस को क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ। तो देखा आपने कितना सिंपली मैं अपने 26 एएस से अपनी बुक्स की इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ। अगर आप भी ये रिपोर्ट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर को यूज करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तीसरी सबसे कॉमन गलती जो लोग आईटीआर फाइल करते टाइम करते हैं वो है सभी इनकम्स को रिपोर्ट ना करना। लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी इनकम जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस इनकम हमने रिपोर्ट कर दी तो हमारा आईटीआर का इंफॉर्मेशन करेक्ट हो गया। लेकिन सभी छोटी छोटी इनकम दिखाना मैंडेटरी है, जैसे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम, या फिर शेयर्स या म्यूचुअल फंड अगर आपने कुछ बेचे हैं और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी इनकम। इसके साथ ही एग्जम्प्टेड इनकम जैसे एग्रीकल्चर इनकम और पीपीएफ एक्सेट्रा की इनकम दिखाना भी मैंडेटरी है। इन शॉर्ट, आपने जो भी इनकम अर्न की है, चाहे वो छोटी हो या फिर एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती हो, उसको आपको आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी है। चौथी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है गलत डिडक्शंस या फिर फेक डिडक्शंस क्लेम करना। जनरली फॉर्म 80C, 80D, 80G या फिर HRA क्लेम करते टाइम लोग ये मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 80C में गलत क्लेम करना या फिर HRA के लिए फेक रेंट रिसीट्स बनाना। इस केस में अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग करा है तो आपको 50% तक पेनल्टी लग सकती है। वहीं अगर आपने मिस रिपोर्टिंग करा है, मतलब अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, तो ये पेनल्टी आपको अप टू 200% तक लग सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन सिंपल है। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रूफ संभाल कर रखो और वो ही इन्वेस्टमेंट्स या फिर डिडक्शंस क्लेम करो जो आपने एक्चुअल में किए हैं या फिर जिनका एक्चुअल में आपने पेमेंट किया है। पांचवी सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है डेडलाइन के आसपास आईटीआर फाइल करना और आईटीआर को ई वेरीफाई ना करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेडलाइन में तो अभी बहुत टाइम है, हम अभी से आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, और वो लोग डेडलाइन के पास में आईटीआर फाइल करने जाते हैं। उस केस में क्या होता है, कई बार हमें सिस्टम में ग्लिच आता है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा रहता है, उस कारण हम सही से आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं और डेडलाइन के प्रेशर में आके हम सही इन्फॉर्मेशन भी बहुत बार हमारे आईटीआर में डालना भूल जाते हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपके आईटीआर की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रेडी है तो आप डेडलाइन के एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दें, ताकि अगर आईटीआर में कुछ गलती हो तो आप उसे रिवाइज कर सके और अगर आपका आईटीआर सही है तो आपका रिफंड आपके पास टाइम से आ सके। इसके साथ ही लोग एक और गलती करते हैं, वो है आईटीआर ई वेरीफाई ना करना। आईटीआर ई वेरीफाई ना करना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपने आपका भरा हुआ आईटीआर ई वेरीफाई नहीं किया तो ये ऐसा माना जाएगा कि आपने आईटीआर को भरा ही नहीं है और आप डिफॉल्टर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। तो जब भी आप अपना आईटीआर भरते हैं उसके साथ ही उसे ई वेरीफाई करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो 30 डेज के अंदर अंदर उसे वेरीफाई करें, या फिर आप उसे मैन्युअली साइन करके भी 30 डेज के अंदर अंदर बैंगलोर सीपीसी में पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखी 5 बड़ी गलतियां जो लोग नॉर्मली आईटीआर फाइल करते टाइम करते हैं। इन गलतियों के अलावा भी अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप आईटीआर फाइल करते टाइम करते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।